जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 1 और 2 में जो चीज़ें सीखी हैं वो ये कि पहले हमने सीखा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, एक ये कंसेप्ट हमने सीख लिया। फिर वन बाय वन हम इन एसेंशियल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑफर के बारे में पढ़ा, हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा, हमने लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया। ये कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो हम जिस एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है फ्री कंसेंट। पहले मुझे बताइए, क्या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्टडी किया था कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए? फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि रजामंदी तो हो दोनों पार्टीज की, और ये रजामंदी वो अपनी मर्जी से दे रहे हो, किसी जोर जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी कोई चालाकी के साथ कोई दाव पेच खेल के कोई गलत पिक्चर किसी पार्टी के सामने रख के रजामंदी नहीं ली, बल्कि सारे फैक्ट्स क्लियरली बता के सच सच बोल के और बगैर किसी किस्म के प्रेशर के रजामंदी ली गई है। फ्री कंसेंट का मतलब ये है, ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब ये। तो आज के लेक्चर इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो स्टडी करेंगे टॉपिक वो है फ्री कंसेंट। यानी हम इसमें स्टडी क्या करेंगे कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती, वो कौन से केसेस हैं जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती, और हर केस का हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, हर केस का हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा। क्या सीखने जा रहे हैं हम? वो कौन से केसेस हैं जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती और हर केस का हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन, अच्छा, डेफिनेशन में एक छोटी सी चीज आपको बताना चाह रहा है पहले कि कंसेंट का मतलब क्या होता है और फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री करें, इसे कहते हैं कंसेंट। यानी अगर मैं इनसे कहूं कि ये रेड मार्कर है, क्या आप ये रेड मार्कर 10 रुपए में खरीदना चाहेंगे, और वो कहते हैं जी सर मैं ये रेड मार्कर 10 रुपए में खरीदना चाहूंगा, तो हम दोनों एग्री हुए सेम थिंग के ऊपर। सेम थिंग क्या है? मार्कर, ये रेड मार्कर। ये नहीं कि एक रेड समझ रहा है और दूसरा ब्लैक समझ रहा है, और सेम सेंस में एग्री हुए। यानी मैं भी कह रहा हूं कि मैं बेचूंगा और वो कह रहे हैं खरीदेंगे। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं मैं इनको बेचूंगा और वो ऑफर कर रहे हो कि वो मुझे बेचेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब क्या है? एग्रीइंग ऑन सेम थिंग। सेम थिंग का मतलब रेड का रेड मार्कर तो रेड का रेड मार्कर इन दी सेम सेंस। यानी जो बेच रहा है वो ही बेचने और खरीदने वाला भी यही समझ रहा है कि वो खरीद रहा है। बेचने वाला समझे मैं बेच रहा हूं, खरीदने वाला समझे मैं सेम सेंस। तो इसे कहते हैं कंसेंट, या इसे कंसेंसस एड आइडम भी कहते हैं। एड आइडम लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है एज इज, यानी जो सिचुएशन जैसी है उसी लिहाज से दूसरी पार्टी समझ रही हो, ठीक है। अगर मैं कहूं कि क्या आप मुझसे एक मार्कर 10 रुपए में खरीदेंगे, अब मेरा इरादा है ब्लैक मार्कर सेल करने का, लेकिन ये समझ रहे हैं कि मैं रेड मार्कर की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं हाँ मैं आपसे मार्कर खरीदूंगा। मैं क्या, अब मेरी सोच के मुताबिक मैं क्या बेच रहा हूं, इनकी सोच के मुताबिक क्या खरीद रहे हैं। क्या कंसेंट है? नहीं। क्यों नहीं कंसेंट? क्योंकि हम सेम थिंग पे एग्री नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब है टू एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। अगर कंसेंट नहीं है तो फिर एग्रीमेंट वॉइड होगा, फिर एग्रीमेंट वॉइड। इसको कंसेंट के साथ एक दूसरा कंसेंट भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी का, कि मैंने सर्टेनिटी के साथ मेंशन नहीं किया कि कौन सी चीज बेच रहा हूं, उन्होंने भी सर्टेनिटी के साथ मेंशन नहीं किया कौन सी चीज खरीद रहे हैं।
तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे दरमियान सेम सेंस, सेम थिंग पे सेम सेंस डेवलप नहीं हो सकी, तो कंसेंट नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि अनसर्टन है, इसमें अनसर्टेनिटी है कि किस चीज को खरीदा बेचा जा रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि कंसेंट नहीं है। दोनों आर्गुमेंट्स वैलिड है। ये बात समझ आ गई? जब अनसर्टेनिटी होगी या जब कंसेंट नहीं होगी, एग्रीमेंट क्या है? वाइड। ये तो है कंसेंट। अब कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि कंसेंट तो है, एग्री ऑन सेम थिंग सेम सेंस में, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी रजा और खुशी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा। अपनी रजा और खुशी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है, आपने अगर कभी कोई लीगल एग्रीमेंट पढ़ने का इत्फाक हुआ ना, तो उसका स्टार्ट इस तरह के अल्फाज से होता है, मैं जो भी उसका नाम है वर्ल्ड, ये अपने होशो हवास में बगैर किसी जबरो कराहत के इस बात का इकरार करता हूं कि ये जो होता है ना अपने होशो हवास में, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं साउंड माइंड हूं। और ये जो कहता है बगैर किसी जबरो कराहत के, फ्री कंसेंट, कि मैं अपनी रजा खुशी के साथ, जी रजा खुशी के साथ ये एग्रीमेंट करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में कंसेंट देते हुए उसमें जबरो कराहत नहीं होनी चाहिए, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अच्छा, अगर तो कंसेंट है ही नहीं तो एग्रीमेंट वॉइड है, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन अगर कंसेंट फ्री नहीं है, इसका इफेक्ट कुछ हो रहा है। कंसेंट ना होना, एग्रीमेंट टोटली फारग। कंसेंट फ्री ना होना, एग्रीमेंट टोटली फारग। इसमें कुछ इंप्लीकेशंस हैं जो हमने स्टडी करनी। अब वो इंप्लीकेशन डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है। फ्री कंसेंट की बहुत सी रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैं अगर इनको मजबूर करना चाहूं कि ये अपनी घड़ी मुझे बेचें, तो मजबूर करने का एक तरीका ये है, ये भाईजान वो छुरी हाँ ये पड़ी हुई है, बेचते हो कि नहीं? 10 रुपए में फौरन मान गया, फौरन मान गया। एक तरीका ये भी है मजबूर करने का, इसमें इनकी कंसेंट फ्री नहीं है। एक दूसरा तरीका भी है, भाई देख मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, देख उस्ताद बाप की जगह पे होता है, देख हैं बाप कितना कुछ करता है औलाद के लिए, तुम एक जरा सी घड़ी भी नहीं दे सकते, इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। अगर मुझे पूरा यकीन है, मैं तुमसे घड़ी मांगूंगा ना, एक क्या तुम्हारे पास 10 घड़ियां भी होती ना तो मुझे दे देते, लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना जालिम नहीं, मैं सिर्फ एक ये वाली घड़ी चाह रहा हूँ, मुझे प्लीज 10 रुपए में दे दो प्लीज। उसने उतार के भी दे दिया। नहीं भाई अपने समझा रहा हूँ। एक ये भी तरीका है। अच्छा, अंदर से चाहे जो मसीह मेरे बारे में सोचते हो, ऊपर से कहें अब सर कह रहे हैं, टीचर है, उस्ताद है, अब तो देनी पड़ेगी, ये इसमें भी इनकी कंसेंट हो रही नहीं है। लेकिन दोनों केसेस में फ़र्क है, दोनों केसेस में फ़र्क। तो इसका मतलब है फ्री कंसेंट ना होने की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। फ्री कंसेंट ना होने कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सी रीजन हो सकती है। लॉ ने दोनों सारी रीजंस को अलग-अलग डिस्कस किया है, अलग-अलग डिस्कस, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जैसे मैं अगर इनको इमोशनली प्रेशराइज करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके मेरा जो रिलेशनशिप है इनके साथ उसको डोमिनेट करते हुए इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं, तो आप मुझे वैसे ये तो शायद कहें सर आप अनएथिकल काम कर रहे हैं। उस बेचारे स्टूडेंट की कोई ये चीज़ है, उसने पता नहीं कैसे कितने सालों में पैसे जमा करके खरीदी है घड़ी, और आप उसे 10 रुपये में खरीद रहे हैं उससे। लेकिन मैं जुर्म कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं उनको गन पॉइंट पे रख के उनसे ये चीज़ मांगू, एग्रीमेंट करूं, तो फिर एग्रीमेंट तो फिर भी उसमें, लेकिन उस सूरत में हो सकता मैं कानूनी तौर पे कोई जुर्म भी कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है मुझे कोई सज़ा भी मिले। इसीलिए लॉ ने फ्री कंसेंट की जो रीजंस हैं उनको अलग-अलग डिस्कस किया है, क्योंकि हो सकता है एक केस में कोई चीज़ एप्लीकेबल हो और दूसरे केस में वो चीज़ एप्लीकेबल ना हो। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्री कंसेंट ना होने की, फ्री कंसेंट ना होने की क्या क्या रीजंस हैं। अगर इन रीजन में से कोई भी रीजन नहीं है हमारे केस में, तो इसका मतलब क्या है? कंसेंट फ्री है।
और अगर इनमें से कोई एक रीजन भी आ गई तो इसका मतलब फ्री कंसेंट नहीं है। भाई ये समझ आ रही है आपको बात? चलिए पहली एग्जांपल, कंसेंट कब फ्री नहीं? जब कोर्शन हो, बोले जब कोर्शन हो, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, जब मिसरिप्रेजेंटेशन हो, जब फ्रॉड हो, जब मिस्टेक हो। जब कोर्शन हो, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, जब मिसरिप्रेजेंटेशन हो, जब फ्रॉड हो, जब इनमें से एक भी चीज हुई तो तो कंसेंट फ्री नहीं है। और जब कंसेंट फ्री ना हो तो हमारा नॉर्मल रूल क्या होता है? एग्रीमेंट वाइडेबल है, यानी कंसेंट ही नहीं तो वाइड, और अगर फ्री कंसेंट नहीं है वाइडेबल। ये बस छोटा सा कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में, ये डिस्कस करके वो खत्म कर लेता है। ये आगे लेके चलना है, आपने ज्यादा इसके ऊपर गौर फिक्र करना है, ठीक है। अब वन बाय वन हम ये सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे पहली दो, अगर हम यही कंप्लीट कर ली तो बहुत है, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की तरफ चलेंगे। फर्स्ट और सेकंड मिलती जुलती है, थर्ड और फोर्थ मिलती जुलती हैं, फिफ्थ किसी से नहीं मिलते जुलते, ये अलग हटके टॉपिक है। तो कंसेंट कब फ्री नहीं होगी? जब पांच में से कोई एक चीज भी नहीं होगी। कौन कौन से? नहीं सारे। कंसेंट कब फ्री नहीं होगी? जब पांच में से कोई भी एक चीज होगी। कौन सी चीज होगी? कोर्शन होगी, कंसेंट फ्री नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कंसेंट फ्री नहीं। मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसेंट फ्री नहीं। फ्रॉड होगा, कंसेंट फ्री नहीं है। मिस्टेक होगी, कंसेंट फ्री नहीं है। पांचों में से कोई एक चीज भी होगी तो कंसेंट फ्री नहीं है। अब हम क्या स्टडी करेंगे? वन बाय वन इनका मतलब क्या है। सबसे पहले कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। कोर्शन का मतलब है जबर करना, जबर करना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है मजबूर करना। थोड़ा थोड़ा फर्क है कि नहीं दोनों में? जबर करने में और मजबूर करने में फर्क है कि नहीं? जबर क्या होता है? किसने पूछा? किसने पूछा है जबर क्या होता है? किसने? किसने? इसने? जबर क्या होता है? जबर क्या होता है? पता नहीं, समझ आया क्या जबर होता है? ये होता है जबर, ये होता है जबर। यानी आप किसी को फिजिकली आप प्रेशराइज करें, टॉर्चर करें, ये होता है जबर। ये है कोर्शन, ये है कोर्शन। और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? गैर जरूरी असर और रसूख, गैर जरूरी असर और रसूख। दे दे पेन, मेरा भाई नहीं है, देख ले। ये क्या है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप अपने घर वालों से कहते हैं क्या कि जब तक मुझे नई बाइक नहीं लेके देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। चले अच्छा ये क्या? अच्छा ये क्या? ये जब आप घर वालों से इस तरह की धमकियां देते हैं घर वालों को, ये कोर्शन है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? कोर्शन का मतलब है आप किसी पार्टी को कोई भी ऐसा काम करें जो कानून की नज़रों में जुर्म हो, जो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक जुर्म हो। आप कोई भी ऐसा काम करें या उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लें। ये प्रॉपर्टी को डिटेन करने वाला कंसेप्ट फिलहाल सिर्फ याद करने की हद तक आपने रखना है। मैं मेन कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ। अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जो कि कानून की नज़रों में जुर्म है और उसकी वजह से आप दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करें, लॉ कहता है ये है कोर्शन। और जब भी कोई ऐसा काम करे जो कानून की नज़रों में जुर्म नहीं है, लेकिन उस काम के नतीजे में आप दूसरी पार्टी को मजबूर करें कि वो एग्रीमेंट करें आपके साथ कोई, ये क्या है? ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। वाइफ ने कहा अगर तुम प्रॉपर्टी घर मेरे नाम नहीं लगाते तो मैं छोड़ के जा रही हूं। कोर्शन है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और अगर मार्केट के एक ताजिर ने दूसरे से कहा कि अगर तुमने अपनी दुकान मुझे ना बेची तो तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। कोर्शन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क समझ आ गया? तो ज्यादा सीवियर कौन सी चीज है भला? लॉ क्या कहता है?
कोर्शन को कैसे डिफाइन करता है? कहते हैं कोर्शन का मतलब है आप कोई ऐसा एक्ट कमिट करें, ऐसा काम करें जो लॉ से मुराद पाकिस्तान पीनल कोड है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान में मना किया गया है, यानी जुर्म है, ठीक है। या किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर लें, अपने किसी प्रॉपर्टी या उसकी चीज़ को डिटेन कर लें, अपने कब्जे में ले लें, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक पैसेंजर का सामान अपने कब्जे में ले लिया, उससे कहा जब तक तुम डबल किराया नहीं दोगे तुम्हारा सामान तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? कोर्शन के अंडर इन्फ्लुएंस। कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस में नॉर्मली पार्टीज में कोई रिलेशनशिप होता है और कोई अच्छा रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से हम उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन कोर्शन में रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? भाई भाई के गले पे छुरी नहीं रख सकता क्या? रख सकता। भाई भाई में प्यार भी हो सकता है, नफरत भी हो सकती है। तो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है इसमें तो लाजमी कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। कोर्शन में नॉर्मली रिलेशनशिप नहीं हो भी सकता, लेकिन हमारा ये रिलेशनशिप जो है ना, ये पक्की बात नहीं है, 100% ट्रू नहीं है कि ये कहूँ मैं कि हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई रिलेशनशिप होगा और कोर्शन में हमेशा रिलेशनशिप नहीं होगा। ये लाजमी नहीं है, ये एक्सेप्शन पॉसिबल है। हो सकता है किसी केस में कोर्शन हो और रिलेशनशिप भी हो और सकता है किसी केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो और रिलेशनशिप ना हो। मेरा भाई का कोई रिलेशनशिप तो नहीं, ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से हो सकता है मेरी बात को मान जाए। तो इसीलिए नॉर्मली की बात करूंगा मैं, एहतियातन अल्फाज तक। नॉर्मली अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होता है और नॉर्मली कोर्शन में रिलेशनशिप नहीं होता। जी जी। जी, अगर किसी एक बंदे ने चोरी की, दूसरे ने उसको देख लिया और अब उसको वो ये कह रहा है कि तुम मुझे पैसे दो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं दूसरों को बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि कोर्शन है? अच्छा हाँ, अच्छा ये वैसे इसमें दोनों में से मुझे कोई भी चीज़ नहीं लग रही। इसमें तो मुझे वो स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला कंसेप्ट लग रहा है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चोर के बारे में दूसरों को बताना कि इसने चोरी की है, ये ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई जुर्म तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो ये मेरे ख्याल में ना क्वेश्चन है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बल्कि ये स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला केस आएगा और ये एग्रीमेंट वाइड है। अच्छा, अब क्वेश्चन में मतलब क्या? ऐसा काम करना जो लॉ ने मना किया है। किस लिए काम करना? कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो क्वेश्चन होगा। और ये जहन में रखिएगा, क्वेश्चन है ये कोई भी कर सकता है किसी पर भी। यानी फर्ज कीजिए ये ए है, ये ताजिर ए, ये ताजिर बी, ये ए का गुंडा दोस्त मवाली, ठीक है, इसका नाम है जफर सुपारी, जफर सुपारी, और ये बी का बेटा है बिलाल, स्कूल में पढ़ता है 3री क्लास में। अब मुझे ये बताइए, ए बी को कह रहा है अपनी दुकान बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा खुद। क्वेश्चन है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन एक्सरसाइज की। अब ए ने कहा बी को अपनी दुकान मुझे बेच दो, अच्छा सॉरी, अब ए ने नहीं कहा, जफर सुपारी ने कहा बी को, ए बी अपनी दुकान ए को बेच दो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अब इसमें क्वेश्चन है, लेकिन किसकी तरफ से? थर्ड पार्टी की तरफ से है, एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को, यानी स्ट्रेंजर की तरफ से भी क्वेश्चन हो सकती है,
पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हु कैन एम्प्लॉय कोअर्शन, और इसको हम कहते हैं अपॉन हुम कोअर्शन कैन बी अप्लाइड। तो दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से किसी पे भी कोअर्शन अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, फर्ज कीजिए जफा सुपारी बी को कहता है कि अगर तुमने ए को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। अब देखें, कोर्शन अप्लाई करने वाला कोई और है, थर्ड पार्टी, और जिसपे कोर्शन अप्लाई की जा रही है वो भी अगवा तो इसको किया जा रहा है ना, लेकिन मजबूर किसको किया जा रहा है। तो बताइए क्या ये कोर्शन होगी? बिल्कुल ला के ये कोर्शन। जिस तरह कंसीडरेशन थी ना कि कंसीडरेशन प्रोवाइड करने वाला मेन पार्टी भी हो सकती है और कोई और भी उसके बिहाफ पे कंसीडरेशन दे सकता है, तो क्वेश्चन का रूल भी यही है। इसी तरह कंसीडरेशन मेन पार्टी को भी दी जा सकती है और उसके कहने पे किसी और को भी दी जा सकती है। जिस तरह कंसीडरेशन देने वाला कोई और हो सकता है, लेने वाला भी कोई और हो सकता है, उसी तरह क्वेश्चन भी अप्लाई करने वाला कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और जिस पे अप्लाई किया जा रहा है वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ये बात समझ आ गई? बाय होम टू होम वाली लाइक कंसीडरेशन बहाने से हमने कंसीडरेशन कंसर्न भी रिवाइज कर लिया। भाई क्लियर जी? नहीं 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 नहीं, थर्ड पार्टी बी को मजबूर नहीं कर, उस पर जबर कर रहे। मजबूर क्या? बिलाल बी को अगर कर रहा हो तो फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा। शाबाश। अगर बिलाल चूंकि बी का बेटा है, ये अगर कह रहा हो नहीं ए को बेच दे वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। वरना अगर ये पार्टी जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये अगर इन्फ्लुएंस करें, सॉरी ये अगर मजबूर करें तो कोर्शन होगी। कोर्शन समझ आ गई क्या है? कोर्शन में इफेक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अगर मैंने गन पॉइंट पे इनसे घड़ी ले ली तो बाद में ये एग्रीमेंट का स्टेटस क्या है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ किस? एट द ऑप्शन ऑफ घड़ी वाला। इसकी ऑप्शन पे एग्रीमेंट वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है? चाहे तो उसको रिसेंड करे, चाहे उसको एक्सेप्ट कर ले। रिसेंड करने का RESCIND, रिसेंड करने का मतलब क्या होता है? कैंसल करना। हाँ, अगर मैंने इनसे गन पॉइंट पे कहा अपनी घड़ी 10 रुपए में मुझे दो, 10 रुपए मैंने क्यों रखे? क्योंकि मुझे पता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। कोई ना कोई कंसीडरेशन होनी चाहिए। घड़ी ली और 10 रुपए दे दिए और फिर बाद में इन्होंने एग्रीमेंट वॉइड कर दिया। सोच के बताइए, एग्रीमेंट इन्होंने रिसेंड कर दिया, क्या मैं इनको घड़ी वापस करूंगा? नहीं। क्या मतलब? कोर्ट में जाके उन्होंने कहा एग्रीमेंट रिसेंड, वॉइडेबल था ना, इन्होंने रिसेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जब एग्रीमेंट जब भी कोई कैंसिल हो जाए ना, खत्म हो जाए, तो चीजें एक दूसरे को वापस करनी होती है। जब भी कोई एग्रीमेंट खत्म हो जाए ना, कंप्लीट नहीं कह रहा, कंप्लीट नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं? खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, रिसेंड हो जाए, तो एक दूसरे को जो चीजें ली होती है वो वापस कर, अगर वो इस काबिल हो तो वो वापस करनी होती है। अब इस एग्जांपल में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करते हैं तो क्या मैंने घड़ी इनको वापस करनी है? सोच के बताइए, क्या इन्होंने 10 रुपए मुझे वापस करने हैं? हाँ जी, 10 रुपए। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। इसके लिए लॉ वर्ड यूज करता है रेस्टिट्यूशन, RESTITUTION, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। और रिसेंड करना या रिसीन करना, कैंसलेशन करना, रिसेंड करना। ये लफ्ज लिख लें जो लॉ के मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं ना। रेस्टिट्यूशन, अगर किसी क्वेश्चन में आप ये अल्फाज लिख देंगे ना, एग्जामिनर बहुत खुश होगा। क्या अल्फाज लिखेंगे? रेस्टिट्यूशन, रिसीन या रिसेंड। या एक और लफ्ज हमने सीखा था रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट। और एक और लफ्ज सीखा था स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या है?
मुकरने से रोकना। स्टॉप मतलब स्टॉप करना, स्टॉप का मतलब मुकरने से रोकना। ठीक, तो जब क्वेश्चन होगा, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रेसिड तो क्या करना होगा, पैसे वापस करने होंगे। इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, और लीगल टर्म में क्या कह सकते हैं, केस स्टडी में जो भी लिख दें ठीक है, दोनों लिख दें तो बहुत ही अच्छा। रेस्टिट्यूशन लिखे ब्रैकेट में लिख दें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर कोर्ट में ये जाते हैं, अदालत से कहते हैं सर 10 रुपए का एग्रीमेंट हुआ है और ये गन पॉइंट पे मेरे से एग्रीमेंट किया गया, कोर्ट एज्यूम कर लेगी कि गन पॉइंट पे एग्रीमेंट किया, कैसे मांगेगी, सबूत लाओ, इसको सबूत देना पड़ेगा। तो जो पार्टी रिसेंड कर रही है बर्डन ऑफ प्रूफ उसने देना है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब कभी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसने देना। क्वेश्चन के केस में तो ऐसे होगा। अब हम देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में क्या होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है व्हेन वन पार्टी हैज क्लोज डोमिनेटिंग रिलेशन, जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी पे डोमिनेटिंग पोजीशन में है। जब एक पार्टी किसी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करती है, किस लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। दो कंडीशंस हैं, पहला एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो और दूसरा वो इस पोजीशन को यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो? कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मजबूर करने की पोजीशन में हो? विल को डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पे मजबूर कर देना। क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी मर्जी के खिलाफ भी उनके लिए उनके कहने पे काम करने पे मजबूर होते हैं? हैं क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे? क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी विल को डोमिनेट करते हैं, हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं? डोमिनेट करने का मतलब ये कौन लोग हैं वो? सबसे पहले सबसे बड़े एग्जांपल वालिदैन, और जहां पे वालिदैन आ गए तो साथ ही टीचर भी आ गए। टीचर और स्टूडेंट इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन है वालिदैन के साथ डोमिनेटिंग पोजीशन है, और जहां पे वालिदैन आ गए टीचर आ गए। तो अच्छा, इसमें टीचर में हर तरह के टीचर, एक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं वो भी, और ये जो हमारे दीनी मदारिस में बना वो गुरु चेला भी आ गया। इसमें गुरु चेला भी आ गया, वो भी एक तरह से टीचर स्टूडेंट ही हैं वो भी। और क्या डोमिनेटिंग पोजीशन हो सकती हैं? बॉस और एम्प्लॉय, हाँ ये भी डोमिनेटिंग। और कौन कौन सी हो सकती है? हस्बैंड वाइफ, ये भी हो सकते हैं। वाइफ बहुत वेरी डोमिनेटिंग। और अच्छा हस्बैंड वाइफ, तो इसके साथ ही सेमी हस्बैंड वाइफ, वो क्या होते हैं? फियांसी एंड फियांसे। वो भी तो याद करवाने के लिए कहता है कि एग्जाम में एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल याद आ जाए, फुल एग्जाम्पल याद आ गई तो सेमी की भी याद आ जाएगी साथ में, इसीलिए याद करवाने के लिए कह रहा फियांसे। और वो पहले एग्जाम्पल हो चुकी है भाई। अच्छा, पुलिस ऑफिसर और मुलजिम, सोचे इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन है कि नहीं? होगी। डॉक्टर और मरीज नहीं होगी। मरीज मर रहा होगा, डॉक्टर कहेगा ये सिरिंज है, इसका इंजेक्शन लगाऊं मैं तुम्हें तो तुम बच सकते हो, वरना तुम्हारी शुगर लेवल हर गुजरते मिनट के साथ ऊपर जा रही है, आधे घंटे बाद तुम तो फारिग हो। अब बताओ, अपनी प्रॉपर्टी, वो जो माल रोड पे प्लाट है, मेरे नाम 2 लाख में करते हो कि नहीं? पोजीशन में, डोमिनेट करने की पोजीशन में। अगर वो एडवांटेज नहीं लेगा तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, लेकिन फिर कोर्ट में साबित करना पड़ता है। कोर्ट ये कहता है क्वेश्चन में
जिस पार्टी जो मुझे आके पार्टी कहेगी ना क्वेश्चन है, मैं उसे कहूँगा साबित करो। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैं एज्यूम करूँगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। कोर्ट नॉर्मली क्वेश्चन को साबित करने को कहता है करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस को नहीं कहता। अनड्यू इन्फ्लुएंस में प्रिज्यूम करता है कि जब पार्टी कह रही है ना जो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया होगा। अगर बेटा कह रहा है ना कि बाप ने जबरदस्ती कहा था कि का, तो फिर कोर्ट एज्यूम कर देता है कि वाकई अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। इसमें फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं होता जो कह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, बल्कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो कह रहे कि नहीं था। ये बड़ा टेक्निकल फर्क है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी इतना इसके ऊपर दिमाग। पहले तो मुझे रिलेशनशिप की एग्जांपल बताए ना, और क्या रिलेशनशिप की एग्जांपल? क्रेडिटर और डेटर ये कौन होते हैं? क्रेडिटर कौन होते हैं? नोट्स में लिखा है, यही आपके मुंह से निकलवाना चाहता था। नोट्स वाले पूछ ही नहीं रहा, मैं आपको सोचने को कह रहा हूं। आई कैप और स्टूडेंट, शाबाश। आई कैप और स्टूडेंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ, लेकिन आई कैप ने आज तक कभी आपको घास ही नहीं डाली, वो कभी पूछता ही नहीं है आपसे। आई कैप जरूरत ही नहीं है। डेटर और क्रेडिटर, डेटर होता है जिसने पैसे देने हो और क्रेडिटर जिसने पैसे लेने हो। अगर मैं बैंक से लोन लूं तो बैंक मेरा क्या है? क्रेडिटर। और मैं बैंक का क्या हूं? क्या क्रेडिटर और डेटर में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है? हो सकता है, उसे पैसे लेने। हाँ, वो जो गांव का जागीरदार होता है वो थोड़ा सा कर्जा देता है किसी को और फिर जमीन पर हथिया लेता है। इसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। सर पेरेंट्स के केस में जैसे आपने कहा है कि ये भी इसी में आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में, लेकिन उसमें कोई अनफेयर एडवांटेज तो वो नहीं ले रहे होते ना। अनफेयर एडवांटेज, अच्छा देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है सर, पेरेंट्स इस पोजीशन में है कि विल को डोमिनेट कर सके, लेकिन नॉर्मली वो विल को डोमिनेट तो नहीं करते ना, वो हमसे कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं लेते ना। दुनिया में लेते भी ऐसे भी पेरेंट्स हैं। देखिए लॉ में बड़ी बड़ी एग्जाम, मैं उससे डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप बाजू का अखबारों में भी पढ़ते होंगे अजीबो गरीब सी खबरें। ऐसे वालदैन होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की औलाद भी होती है, हर तरह के वालदैन भी दुनिया में होते हैं। तो कर सकते हैं। हम तो ये देखेंगे अगर केस में आता है तो हमने उसको कैसे डील करना है। जैसे वो बाजू का आता है, आपको केस स्टडी आता है, बाप ने बेटे की परवरिश की और फिर जब वो 18 साल की उम्र से ज़्यादा का, तो उसने जितनी अमाउंट थी उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए उससे ज़्यादा का नोट लिखवा लिया। तो वो भी तो बाप था ना दुनिया में, है जिसने ज़्यादा का नोट लिखवा लिया। उसने तो नहीं सोचा कि मेरा बेटा है, मैं रहने दो इसको, मेरा फर्ज था। तो लॉ में कोई भी पार्टी हो सकती है, हमें से गर्ज नहीं है। वो कर सकता है कि नहीं, पहली चीज़ ये, अगर डोमिनेटिंग पोजीशन है तो कर सकता है। और फिर दूसरी चीज़ देखेंगे उसने किया है कि नहीं, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। लॉ ये डिस्कस नहीं करता, ठीक है, लॉ ये डिस्कस नहीं करता। दोनों कंडीशंस होना लाजमी है। कौन कौन सी? एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो और दूसरा उसने यूज भी किया हो, अनफेयर एडवांटेज लिया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन में था तो सही लेकिन उसने अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया बल्कि फेयर टर्म्स पे डील की? हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो लेकिन उसका मिस यूज ना करे और फेयर टर्म्स पे डील करे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने दोनों चीजें देखनी, बाप ने बेटे को चीज बेची और मार्केट वैल्यू पे बेचे, हो सकता है डोमिनेटिंग पोजीशन, लेकिन उसको यूज नहीं किया। हाँ, हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, मैं उसी की तरफ मैं आगे डिस्कशन को आगे लेके चलना चाह रहा हूं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ रिलेशनशिप की एग्जांपल्स दी। लॉ क्या कहता है? लॉ पहले डेफिनेशन देता है हमें जो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए पूछ सकता है। कहता है लॉ, व्हेन वन पार्टी हैज क्लोज डोमिनेटिंग रिलेशन, डोमिनेटिंग पोजीशन हो, डोमिनेटिंग पोजीशन हो। ये रिलेशन की बजाय पोजीशन का वर्ड मुझे ज्यादा पसंद है, पोजीशन का वर्ड मुझे ज्यादा, क्योंकि सम टाइम रिलेशन होता है समझ नहीं होता। When one party has close dominating position and uses it to obtain unfair advantage. अब लॉ क्या कहता है? अब ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनकी लॉ ने समरी बनाई, केस स्टडी के लिए इंतहाई अहम, केस स्टडी के लिए इंतहाई अहम।
अच्छा, पहली चीज एक ध्यान में रखिए, पहला रूल, दुनिया में कोई भी किसी दूसरे के ऊपर अगर वो इस पोजीशन में है अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो भाई भाई हो चाहे कोई भी रिलेशनशिप। लॉ ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। लॉ कहता है अगर ये पार्टीज मेरे पास आई ना, लेफ्ट साइड वाली, ये है लेफ्ट साइड वाली पार्टीज, ये है राइट साइड वाली पार्टीज। लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा अगर लेफ्ट साइड वाली पार्टीज मेरे पास आई और मुझे कहा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि हुआ है। मैं सबूत ये नहीं मांगूंगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, इसका सबूत लाओ। मैं सबूत क्या मांगूंगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो साबित करो, वरना अजम्पशन मेरी क्या है? हुआ है। लेकिन अगर राइट साइड वाली पार्टीज मेरे पास आई तो मैं इनके साथ वही सलूक करूंगा जो कोर्शन में करता था। क्या? जो भी पार्टी मेरे पास आई ना राइट साइड वाली, मैं इनसे कहूंगा प्रूव करो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड वाले, देखें अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों में हो सकता है, लेकिन किसमें कोर्ट प्रिज्यूम करता है किसमें नहीं, फर्क इसमें है। लेफ्ट साइड वाली पार्टीज आई तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जो पार्टी उसके पास आई ना रोती रोती, कोर्ट उसे कहेगा चुप कर जाओ, मुझे पता है अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। दूसरी पार्टी को कहेगा साबित करो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ फैसला करने लगा। और अगर राइट साइड वाली पार्टीज में से कोई आई पहले कहेगा कि रोती रोती, तो कोर्ट क्या कहेगा? ना 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 ना, कोर्ट कहेगा मैं प्रिजम्पशन नहीं लेता इस पे, साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं अप्रोच में? का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? लेफ्ट वाले रिलेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? लॉ प्रिज्यूम करेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कह रही है कि नहीं हुआ वो प्रूफ करेगा। और राइट वाले में जो पार्टी कह रही है वो प्रूफ करेगा। एक स्टूडेंट कह लेगा सर इसका मतलब यह है कि क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर और डेटर इनमें कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। हस्बैंड एंड वाइफ में कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। हो सकता है लेकिन साबित करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। और लेफ्ट वाले में कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, जो कहे नहीं हुआ वो साबित कर दे। ठीक है, इसका मतलब है लॉ कह रहा है कि जो लेफ्ट वाले रिलेशंस है ना ये ज्यादा नाजुक हैं, इनमें ज्यादा ब्लैकमेल करने के चांसेस हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर। राइट वाले को लॉ तकरीबन एट पार रख रहा है, एट पैरेलल, कि इसमें साबित करें तो हम मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। सबसे अहम चीज एग्जाम में पता क्या है? आपने केस स्टडी में जब कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस पूछेगा ना, आपने देखना है लेफ्ट साइड वाला रिलेशन था कि राइट वाला था। अब एग्जाम्पल, अच्छा लॉ ने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, मेंटल कैपेसिटी इफेक्टेड हो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। इस हेडिंग को मारे गोली और इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो पढ़े। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड में, पेरेंट्स एंड चाइल्ड में, और गार्डियन एंड माइनर में, डॉक्टर एंड पेशेंट में, और पेशेंट और मेडिकल अटेंडेंट में, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट में, मेडिकल अटेंडेंट से बड़ा नर्स। ठीक है, तो बाद का उसको भी तो इंजेक्शन हो सकता है उसके हाथ में। मरीज पे यार जो है वो कुछ हिल जुल नहीं सकता, तो हाँ भाई जहर का इंजेक्शन लगाऊं या प्रॉपर्टी करते हो ट्रांसफर। ठीक है, तो वो डॉक्टर भी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है और मेडिकल अटेंडेंट भी। ये एग्जांपल्स भाई क्लियर हो गई। इसमें टीचर एंड पहले
पुराने सिलेबस में कहीं पे होता था टीचर एंड स्टूडेंट वाली, वो अब एग्जाम्पल नहीं इसने दी, लेकिन याद रखिए आती इसी में है, ये पेरेंट एंड चाइल्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर जी? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पता है किसको कहते हैं? वैसे हट के बता रहा हूं, जिसमें अटमोस्ट फेथ हो। अटमोस्ट, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में अटमोस्ट फेथ पता क्यों होता है? टीचर आप लोगों की जिंदगी में वो वाहिद पर्सनैलिटी होती है जिसकी बात को आप कभी चैलेंज नहीं करते, आप बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करते हैं, चाहे पहली क्लास का टीचर हो चाहे पीएचडी का टीचर हो, आप बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर रहे होते हैं कि टीचर जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है और जो कह रहा है हमारे फ़ायदे के लिए कह रहा है। ये होता है, आपने कभी किसी की बात को टीचर की बात को चैलेंज नहीं किया। इसके अलावा हर इवन आप अपने वालिदैन की बात को भी तुहानू की पता है, मुझे पता है, और आपका ज़माना पुराना था, ये अब ज़माना हो रहा है, ये आजकल ये आपको नहीं पता ये कैसे काम होता है। बाज़ औक़ात ऐसा था, टीचर के साथ आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि टीचर को आपने अपने यहाँ से हमेशा एक सुपीरियर इमेज लेके आ, कुछ केसेस में होता भी है, कुछ में नहीं होता बाहर, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ, और होना ऐसे चाहिए कि टीचर अगर जो भी बात टीचर के मुंह से निकले ना, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, क्या? स्टूडेंट की वेलफेयर, स्टूडेंट का भला। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जिसमें अटमोस्ट फेथ और ट्रस्ट हो। ठीक है, अटमोस्ट फेथ और ट्रस्ट हो। बाज़ औक़ात दूसरे लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां नहीं होती, लेकिन वही ट्रांजैक्शन अगर फिड्यूशियरी रिलेशन के दरमियान में हो ना, अल्लाह कहता है तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम करो। बहरहाल आगे चलेंगे, फिलहाल मुझे बताइए ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए? जी जी जी। जो डॉक्टर और पेशेंट वाली एग्जाम्पल थी, उन्होंने कहा सर उसमें क्वेश्चन भी तो हो, हाँ वो क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी सूरत में क्वेश्चन वाले केस में भी आ सकता है, अगर वो जहर का इंजेक्शन, लेकिन अगर वो कहे कि जी मैं सही तरह से इलाज नहीं करता, मैं इंजेक्शन लगाता ही नहीं, मैं सही वाला, मैं वाइटामिन वाला इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। चलिए जहर वाली एग्जांपल वापस, इन्होंने कहा सर वो जो जहर के इंजेक्शन वाली है ना, वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस हो, वो तो क्वेश्चन में चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में चला जाए, तो हम एग्जाम्पल बदल लेते हैं। लेकिन वो अपनी पोजीशन को यूज करते हुए अनजस्ट देनी चाहिए। हाँ जी, उसकी पोजीशन है कि डॉक्टर है या वो नर्स है, हाँ जी, तो वो अपनी पोजीशन को अनड्यू मतलब हाँ, लेकिन वो एक्ट जो कर रहा है वो तो इलीगल है, मेन एक्ट इलीगल है, तो वो उधर। चलिए बहरहाल वो उसने कहा मैं तुम्हारा सही इलाज नहीं करूंगा, ठीक है, वाइटामिन की बजाय पानी के इंजेक्शन लगाता रहूंगा तुम्हें, कर दो एग्रीमेंट। तो अब बताए, अब तो इसमें आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलिए ये एग्जाम्पल, अब आते हैं। अच्छा इसमें एक और एग्जाम्पल होते थे, फियांसे एंड फियांसी। किधर लिखी हुई है? बुक में लिखी हुई है, इधर नहीं लिखी, तो वो लिखता, हाँ वो बहुत जरूरी है, वो किधर आनी चाहिए वाला? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। चलो इधर फिट कर देते हैं, फियांसी एंड फियांसे। एक में डबल ही होता है, एक में सिंगल ही होता है ना, सिंगल ही के साथ आए स्लैश होती है। यस सर। फियांसे। चलिए अच्छा, अजीब बात सुनिए, अजीब बात सुनिए, फियांसी एंड फियांसे में लॉ कहता है अनड्यू में प्रिज्यूम किया जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं किया जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं किया जाएगा, ये ज़हन में रखिए। हस्बैंड एंड वाइफ को लॉ कहता है ये एट पार है, यानी इसमें दोनों का बराबरी का काम हो गया, इसमें कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा, इसमें तो घंटों सुनते रहते हैं एक दूसरे की बात, वो उसकी और वो उसकी, कहता है इसमें कोई नहीं सुनता इसमें। इसीलिए हस्बैंड एंड वाइफ में अनड्यू रिलेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं, फियांसी एंड फियांसे में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये जी आगे चलते हैं, क्रेडिटर एंड डेटर, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। अच्छा फिर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि डेटर और क्रेडिटर में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है लेकिन प्रिज्यूम नहीं किया जाए। इसका मतलब क्या है, अगर इनमें से कोई कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्ट कहेगा साबित कर दो, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, साबित कर दे तो कोर्ट कहेगा ठीक है अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वरना नहीं है। क्लियर? केस स्टडी में ऐसे ना कहेगा, अगर डेटर और क्रेडिटर में झगड़ा हो गया और डेटर ने जाके कोर्ट में कहा कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो आप फौरन कह दें कि यस अनड्यू इन्फ्लुएंस था,
या फौरन कह दे नो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, आपने कहना है कि इस सिचुएशन में लॉ प्रिज्यूम नहीं करता, तो जो पार्टी क्लेम कर रही है अंडर इन्फ्लुएंस था उस पार्टी को साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित कर दे तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है, इसमें कंसेंट फ्री नहीं होगी फिर। लेकिन अगर साबित नहीं कर सका तो कंसेंट फ्री है और एग्रीमेंट वैलिड है। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मालिक मकान किराएदार, अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं। प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट बताया ना आपको, एजेंट जो के प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे काम करता है। ये सिर्फ आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज पता है क्या है, ये रिलेशनशिप याद करना करेक्ट क्लासिफिकेशन के साथ। लेफ्ट साइड वाले कौन से थे रिलेशनशिप जिनमें प्रिज्यूम किया जाता है और राइट साइड वाले कौन से जिनमें प्रिज्यूम नहीं किया। जिसने ये लिस्ट याद कर ली ना आज का लेक्चर उसने सीख लिया जो सिखाना था। लिस्ट सबसे है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनिए आगे, अगर अंडर इन्फ्लुएंस है इसका इफेक्ट क्या होगा, वही जो क्वेश्चन, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, अगर एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करे तो रेस्टिट्यूशन। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और है, कोर्ट में सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली आर कंडीशनली। कोर्ट या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा ही कैंसिल कर सकती है या पार्टली। ठीक, एक बेवा औरत, गांव के जमींदार की नजर है उसकी जायदाद के ऊपर। जमींदार ने कहा अगर आपने इस गांव में रहना है तो अपनी जायदाद मुझे मेरे नाम कर दीजिए, ये जो 10 मुरब्बे जगह है ये मुझे 10 लाख में दे दीजिए। हालांकि उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा है, 1 करोड़ है। उसने कहा जी 10 लाख में, वरना आपका हुक्का पानी बंद, पूरे गांव में कोई आपसे बात नहीं करेगा। गरीब बेवा ने एग्रीमेंट कर लिया, 10 लाख ले लिए। गरीब होगी ना बात, अब तो गरीब हो गई, तो 10 लाख ले लिए और प्रॉपर्टीज के नाम पे ट्रांसफर कर दी। बाद में अगर कोई उसे मशवरा दे कि नहीं नहीं ये गलत हुआ, वापस करो, जगह बेच के सारे मार्केट वैल्यू पे बेहतर गांव से निकल के शहर में घर बना लो। बेवा की समझ में आ गई बात, उसने कहा ठीक है। क्या ये एग्रीमेंट वो रिसेंड कर सकती है? पहली चीज, क्या इसमें फ्री कंसेंट है? नहीं। अंडर इन्फ्लुएंस है ना। बेवा गई कोर्ट के जज के पास, जज के पास रोती होती कि जज साहब देखिए मेरे साथ क्या हुआ। क्या जज फौरन ही मौकफ देख के कह देगा हाँ अंडर इन्फ्लुएंस है, एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाता है? बताइए क्या करे? जज बर्डन ऑफ प्रूफ मांगेगा किससे? बेवा से के जागीरदार से? क्यों? क्योंकि ये इस रिलेशनशिप में नहीं है जिनमें लॉ प्रिज्यूम करता है अंडर इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके अलावा जितने भी, ये तो कुछ एग्जांपल्स है ना, वरना इसके अलावा बाकी जितने भी रिलेशनशिप होंगे और भी, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे जिसमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। वो भाई ने भी थोड़ी देर पहले फूफो की बेटी का जिक्र किया था, अगर वो ना वाइफ है ना फैंसी है तो फिर लॉ उसमें अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं करेगा। इसी तरह से बेवा के केस में लाने अंडर इन्फ्लुएंस, लाने बेवा का एविडेंस लाओ। फर्ज कीजिए बेवा के पास एविडेंस है, उसने एविडेंस पेश कर दिया। अब बताइए एग्रीमेंट वाइडेबल हो गया कि नहीं? एट द ऑप्शन ऑफ बेवा। उसने कहा जज साहब एग्रीमेंट का, जज ने कहा ठीक है ये लो तुम्हारी 10 मुरब्बे जगह और लो उसके 10 लाख। उसने कहा देखें जज साहब, हस्बैंड मियाँ मेरा फौत हो गया है और कोई घर में कमाने वाला नहीं है, मैं तो ये जो 10 लाख थे ना 10 लाख, तो इनमें से 6 लाख तो खा लिए मैंने, बाकी 4 लाख रह गए। अब बताइए अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होना चाहिए कि नहीं? अगर तो बेवा के पास 10 लाख है 10 लाख होना, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली रिसेंड होगा, यानी पूरे का पूरा। लेकिन अब बेवा पैसे खर्च कर चुकी है,
अब कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होगा, हाँ, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं, कंडीशनल या पार्शली। जज कहेगा अच्छा ऐसा करो, बाकी 4 लाख उसको दो और 6 लाख की जितनी मार्केट वैल्यू की जगह बनती है ना, उतनी तो जगह जागीरदार के पास रहने दो, बाकी तुम्हें वापस ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी वापस ट्रांसफर कर। ये है कंडीशनली का मतलब। समझ आ गया जी? हाँ, कंडीशनली, लेकिन देखिए इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट नहीं आया। इसमें कोर्ट ने जो 4 लाख की मार्केट वैल्यू बनती थी जगह की, कोर्ट ने उसे 4 मुरब्बे नहीं जगह दे दी, बल्कि जो मार्केट वैल्यू बनती थी उस लिहाज से प्रॉपर्टी जागीरदार के नाम पे ट्रांसफर की, यानी मार्केट वैल्यू। कंडीशनली और एब्सोल्युटली समझ आ गया? समटाइम अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा केस आता है कि जज को फैसला करना पड़ जाता है, तो लॉ ने उसको फैसला करने की इजाजत। अब मुझे बताइए, आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में और कोर्शन में फर्क समझ आ गया? फिर बताइए भाई, कोर्शन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क समझ आ गया? अगर फर्क समझ आ गया तो मुझे बताइए फिर, कोर्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होता है नॉर्मली? यस। और कोर्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें नॉर्मली वैसे नहीं होता, ठीक है? इसमें नॉर्मली नहीं होता और इसमें नॉर्मली होता। कंसेंट कैसे ऑब्टेन की जाती है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? विल को डोमिनेट करके, विल को डोमिनेट, ठीक है, यानी तरलामिंत करके अनड्यू इन्फ्लुएंस में। और कोर्शन में धमकी देके, धमकी देके ऑफेंस होता है, यानी ऑफेंस का मतलब है जुर्म। नेचर ऑफ प्रेशर, कोर्शन में कौन सा प्रेशर? फिजिकल, गर्दन पे छुरी रखी है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल प्रेशर। बाय होम कौन कर सकता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मली बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर नहीं करता। और कोर्शन नॉर्मली बाय स्ट्रेंजर। लेकिन नॉर्मली का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि बाजुकात वो जफर सुपारी भी आ जाता है दरमियान में, ठीक है? या बाजुकात हो सकता है कि घर का फैमिली मेंबर ही कोई मुजरिमाना कार्रवाई कर दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसलिए हम नॉर्मल की, आप भी एग्जाम में ना यूजुअली या नॉर्मली के वर्ड्स के साथ ये डिफरेंस एक्सप्लेन करना आपने। कोर्शन, हाँ, कोर्शन में उस वाली जो एग्जांपल हमने दिए थे, इसमें देखिए कोर्शन में ये पार्टी होगी, ये स्ट्रेंजर है। कोर्शन स्ट्रेंजर भी एक्सरसाइज कर सकता है, पार्टी और पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी, ठीक? आगे चलते हैं। ऑन होम कोर्शन किस पे एक्सरसाइज की जाती है? अनड्यू इन्फ्लुएंस किस पे एक्सरसाइज किया जाता है? नॉर्मली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, और कोर्शन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी और उसके बच्चों पे भी। कोर्शन किस पे एक्सरसाइज की जा सकती है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे भी, और उस स्ट्रेंजर से मुराद उसके बच्चे जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कोर्शन में? पार्टी रिसेंट करेगी। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ केसेस में लॉ अज्यूम करेगा और कुछ में पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। क्रिमिनल लायबिलिटी कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस रीजन क्या है कोर्शन की? के कॉन्ट्रैक्ट करना है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में अनफेयर। और रिस्टोरेशन बेनिफिट, कोर्शन में बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे, इसमें समटाइम करते हैं समटाइम नहीं करते, जैसे कंडीशनली वाला केस है। क्लियर? अच्छा, ये सारे पॉइंट आई कैप के हैं जो हमने आपके सामने रखे, वरना अगर आप मेरे से पूछे ना, इसमें मुझे कुछ पॉइंट बोंगे लगते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, करवाए आपको सारे। मेन कंसेप्ट इसमें क्या क्या भला कि को रिलेशनशिप, ये अच्छा पॉइंट है। अब मैं आपको वो पॉइंट बताता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं। रिलेशनशिप, हाँ जी, इसमें नॉर्मली रिलेशनशिप होता है, इसमें नॉर्मली रिलेशनशिप नहीं होता। फिर नेचर ऑफ प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, ये मेंटल। फिर बाय होम और ऑन होम हम कर चुके हैं कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है
ये नॉर्मली एक पार्टी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट को करती है, जबकि कोर्शन थर्ड पार्टी किसी दूसरी थर्ड पार्टी को कह के कोर्शन करके मेन पार्टीज को मजबूर कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट करें। यानी इसमें रिलेशनशिप 1D रहता है, वन डायरेक्शनल में, इसमें रिलेशनशिप 2D हो जाता है। ठीक है, कि दूसरे वाला भी किसी दूसरे को कोर्शन के जरिए से मजबूर कर सकता है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी ऐसा पॉइंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे अच्छा पॉइंट है? ये तो केस स्टडी में भी यूज होता है। कैसे कि क्वेश्चन में प्रूफ करना पड़ता है कि क्वेश्चन हुई थी, जबकि अंडर इन्फ्लुएंस में कुछ केसेस में, इन केसेस में लॉ प्रिज्यूम करेगा, साबित नहीं करना पड़ेगा, जबकि बाकी के केसेस में साबित करना पड़ेगा कि अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था। बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। फर्क, क्वेश्चन क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, अंडर इन्फ्लुएंस क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। रीजन तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट करना ही होता है, रीजन फारग है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ये भी अच्छा पॉइंट है, केस स्टडी में हम इसको यूज करते हैं। जी अगर बेवा वाली एग्जांपल में बेवा बाद में 6 लाख भी दे दे तो वो उसको रिस्टोर, कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगा, कंप्लीटली रिस्टोर। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पूरे लेक्चर में सारी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। आखिरी केस स्टडी है, आपने मुझे बताना है कि इसमें अंडर इन्फ्लुएंस था या कोर्शन थी। ठीक है, कोर्शन की डेफिनेशन आपके सामने है, अंडर इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन आपके सामने। चलिए आपको एक चीज़ बताता हूँ जी। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा खुदकुशी करने की कोशिश करे और उसकी जान बच जाए तो उसे घर नहीं भेजते, उसको जेल भेजते हैं। क्यों भला? क्योंकि पाकिस्तान में खुदकुशी करना जुर्म है, जुर्म है। पाकिस्तान पिनल कोड में इसको एक क्राइम कहा हुआ है। तो एक शोहर ने कमरे को बंद करके फांसी का फंदा पंखे के साथ लटकाया और उसे अपने गर्दन में फिट कर दिया और बाहर मौजूद अपने बीवी बच्चों से कहा कि अगर तुम ये वाला घर मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करोगे ना तो मैं अभी फांसी ले रहा हूँ। घर वालों ने कहा ठीक है ट्रांसफ़र कर देते हैं, और बाद में ये ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर कोर्ट में गए घर वाले और कहने लगे सर इसमें कंसेंट फ्री नहीं थी। बताइए ये कोर्शन का केस है कि अंडर इन्फ्लुएंस? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि कोर्शन का केस है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि अंडर इन्फ्लुएंस का केस है? ये हाइब्रिड में 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा सारे सोए हुए हैं। हाइब्रिड में बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि कोर्शन का केस है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अंडर इन्फ्लुएंस का केस है? ये कोर्शन का केस है। क्यों? एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। अगर एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ ना होता तो फिर अगर यही वो यूं कहता कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक घर ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर ये अंडर इन्फ्लुएंस होता। हाँ जी, किसमें? क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इलीगल है कि नहीं। अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ना, क्राइम बाय लॉ है, तो वो सीधा क्वेश्चन में जाएगा। फिर हमने रिलेशनशिप की तरफ देखना भी नहीं है, वो तो सीधा क्वेश्चन में जाएगा। ठीक है जी भाई, कुछ समझ आई बात की? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, आपकी होम असाइनमेंट क्या है? आपने ये कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़े? हमने 3। तो 2 खुदा का खौफ करें, आप ये भी नहीं देख सकते 2 है कि 3 है? 3 है ना? हाँ 3। तो इन तीनों के अंडर इन्फ्लुएंस के भी खास तौर पे इन सब के क्वेश्चंस आपकी होम असाइनमेंट है, रिटन फॉर्म में करके लाने हैं। खास तौर पे अंडर इन्फ्लुएंस वाले, और अंडर इन्फ्लुएंस में भी खास तौर पे वो वाले जिनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।